जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सभी क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए यानी कि खंड आ, जिसमें हमको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है और जो अधिकतम शब्द होते हैं वो 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है। Answer to all the questions is compulsory. Each question carries 3 marks. Give answer of questions in about 50 words. यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सभी के आंसर्स को हम बोलेंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कॉपी को लेकर बैठ जाइए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज पार्टिकल्स। इन राइबोसोम को पार्टिकल क्यों कहा जाता है? तो राइबोसोम को पार्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कोशिका के भीतर छोटे दानेदार संरचनाओं के रूप में मौजूद होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं और कोशिका द्रव या अंतःप्राद्रव्य जालिका से जुड़े हुए छोटे कणों के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज जेनेटिक कोड, यानी जेनेटिक कोड क्या है? तो जेनेटिक कोड आनुवांशिक जानकारी का एक सेट है जिसका उपयोग जीवित कोशिकाओं द्वारा डीएनए या आरएनए अनुक्रमों को प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रमों में अनुवाद करने के लिए किया जाता है। यह कोड 3 न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों पर आधारित होता है जिन्हें कोडान कहा जाता है, और प्रत्येक कोडान एक विशिष्ट अमीनो एसिड को निर्दिष्ट करता है। इसके बाद इसी में आपका थर्ड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, यानी जीवन के सेंट्रल डॉगमा से आप क्या समझते हैं? तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह का वर्णन करता है जो आमतौर पर डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन तक होता है। यह सिद्धांत बताता है कि जानकारी एक दिशा में बहती है, डीएनए प्रतिकृति से गुजरता है, डीएनए से आरएनए में प्रतिलेखन होता है और आरएनए से प्रोटीन में अनुवाद होता है। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज क्रोमैटिन, यानी क्रोमैटिन क्या है? तो क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन मुख्य रूप से हिस्टोन का एक जटिल मिश्रण है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में गुणसूत्रों को बनाने के लिए पैक होता है। यह सामग्री आनुवांशिक सामग्री को संकुचित करती है और जीन अभिव्यक्ति और डीएनए प्रतिकृति जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएच, मेंशन द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन। पीएच से आप क्या समझते हैं? मानव मूत्र का पीएच कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पीएच एक माप है जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को इंगित करता है, और मानव मूत्र का जो पीएच होता है वो लगभग 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। पीएच पैमाना 0 से लेकर कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर 7 से अधिक, या पीएच अगर जो आपका है 7 से अधिक है तो इसका मतलब है कि वो जो पदार्थ होगा या फिर विलयन होगा वो क्षारीय होगा। अगर जो है पीएच जो है 7 से कम है तो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 है तो उदासीन होगा। क्या होगा? अगर 7 है तो उदासीन होगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है समझाइए। यानी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, जिसे हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, 2 अलग अलग बिंदुओं या वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाने की क्षमता होती है। यह क्षमता निर्धारित करती है कि कोई सूक्ष्मदर्शी कितनी बारीकी से विवरण देख सकता है, और यह
मुख्य रूप से उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और लेंस के संख्यात्मक मान पर निर्भर करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी अवसादन गुणांक से आप क्या समझते हैं? तो अवसादन गुणांक एक कण के अवसादन की दर का माप है जब वह एक अपकेंद्रित में गुरुत्वाकर्षण या अपकेंद्रीय बल के अधीन होता है। इसे स्वीडनबर्ग इकाई में मापा जाता है और यह कण के आकार और आसपास के माध्यम के गुणों से संबंधित होता है। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, मेंशन देयर टाइप, न्यूक्लिक अम्ल क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल बड़े बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सभी ज्ञात जीवन रूपों में आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करने और व्यक्त करने के लिए आवश्यक है। इनके दो मुख्य प्रकार होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए लंबी अवधि के आनुवांशिक भंडारण के लिए प्राथमिक सामग्री है, जबकि आरएनए जो है आनुवांशिक कोड को प्रोटीन में अनुवाद करने सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज PAGEN, फॉर व्हाट आइडेंटिफिकेशन इज इट एम्प्लॉयड, पेज क्या है तथा इसे से क्या पता किया जाता है? तो पेज का अर्थ होता है पॉलीक्रिलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल को उनके आकार और आवेश के आधार पर अलग अलग करने और पहचान के लिए किया जाता है। ये तकनीक जैव रसायन और आणविक जीव विज्ञान में माइक्रोमोलेक्यूल्स के मिश्रण का विश्लेषण करने के लिए एक सामान्य प्रयोगशाला विधि है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंशन सैलिएंट फीचर्स ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, यानी फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी की विशेषताएं बताइए। तो फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी की मुख्य विशेषताएं बिना डाई या फिक्सिंग के जीवित कोशिकाओं और ऊतकों के उच्च विपरीत और विस्तृत अवलोकन की अनुमति देती है। यह प्रकाश के चरण में छोटे बदलावों को चमक के अंतर में परिवर्तित करने के लिए एक विशेष ऑप्टिकल प्रणाली का उपयोग करता है, जिससे पारदर्शी नमूनों की आंतरिक संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमने देखा फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी की विशेषताएं। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको इनका डिटेल में आंसर चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसी वीडियो आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस एक्सप्लेन, यानी ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात के संशोधन क्या है समझाइए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन संशोधन आरएनए प्रसंस्करण की प्रक्रियाएं हैं जिनमें एक नव संश्लेषित प्री एमआरएनए अणु कार्यात्मक परिपक्व एमआरएनए में बदल जाता है। इसका स्पष्टीकरण देंगे तो इन संशोधनों में मुख्य रूप से 5 सिरे पर कैपिंग, 3 सिरे पर पॉली एडेनाइलेशन, पॉली ए टेल का जुड़ना और स्प्लिशिंग, इंट्रॉन को हटाना और एक्सोन को जोड़ना शामिल है। ये प्रक्रियाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती हैं और एमआरएनए को क्षरण से बचाती है, नाभिक से कोशिका द्रव तथा उसके परिवहन में मदद करती है और अनुवाद के लिए आवश्यक है। एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बेंजर डिस्क्राइब द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, बेंजर के प्रयोगों को समझाते हुए जीन की सूक्ष्म संरचना का वर्णन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो बेंजर के प्रयोगों ने सिद्ध किया कि जीन आनुवांशिक पुनर्संयोजन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक रैखिक रूप से व्यवस्थित न्यूक्लियोटाइड से बनी है जिसे सिस्ट्रॉन यानी कार्यात्मक इकाई, रेकॉन पुनर्संयोजन इकाई और म्यूटॉन उत्परिवर्तन इकाई जैसे उप इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद इसका आपको जो है संरचना का वर्णन कर देना है।
इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 13 डिस्क्राइब दी लैक ऑपरन यानी कि लैक ओपेरॉन का वर्णन कीजिए। तो लैक ऑपरन क्या होती है? तो लैक ऑपरन ई कोलाई बैक्टीरिया में जीन अभिव्यक्ति के नियमन के लिए एक मॉडल है जो लैक्टोज के चयापचय में शामिल एंजाइमों के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इसी में आपका क्वेश्चन 14 डिस्क्राइब दी सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स। रेडियो ट्रेसर तकनीक के प्रयोग में प्रमुख सावधानियों का वर्णन कीजिए। तो रेडियो ट्रेकर तकनीकों के प्रयोग में प्रमुख सावधानियों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग, उचित विकिरण निगरानी और रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान शामिल है। एक्सप्लेन दी बियर-लैम्बर्ट्स लॉ आल्सो मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। बियर-लैम्बर्ट्स नियम को समझाइए तथा इसके महत्व को अंकित कीजिए। तो बियर-लैम्बर्ट्स नियम बताता है कि एक समाधान द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा समाधान में अवशोषक सामग्री की एकाग्रता और प्रकाश द्वारा तय की गई पथ लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग द डीएनए सीक्वेंसिंग। यानी डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, इसे संपन्न करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो डीएनए सीक्वेंसिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के सटीक क्रम को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर बफर सॉल्यूशन, डिस्क्राइब देयर टाइप, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। बफर सॉल्यूशन क्या है, इनके विभिन्न प्रकार का निर्माण, प्रक्रिया एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो बफर विलयन वे जलीय विलयन होते हैं जो पीएच में बड़े बदलावों का विरोध करते हैं जब थोड़ी मात्रा में मजबूत एसिड या मजबूत आधार मिलाया जाता है। आरएनए पॉलीमेरेजेस के बारे में लिखिए। तो आरएनए पॉलीमेरेजेस एक एंजाइम है जो डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करके आरएनए के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पर हमने इन सभी क्वेश्चंस को शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ है। इसी के बाद आपका सेक्शन सी आता है जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 450 वर्ड्स, ईच क्वेश्चंस कैरीज 10.5 मार्क्स। सभी प्रश्नों के हल करिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 450 शब्दों में देना है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 10.5 अंकों का है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, आल्सो मेंशन द मेन डिफरेंसेस फाउंड विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकरिंग विद इन एन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संचालित ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा यूकैरियोटिक से भिन्नता भी स्पष्ट करिए। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सप्लेन दी जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस मॉलिक्यूलर टेक्निक, मेंशन इट्स यूजेस एंड सिग्निफिकेंस। जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस तकनीक का विस्तृत वर्णन करिए एवं इस तकनीक का प्रमुख उपयोग भी बताइए। तो ये जो है आपका पूरा थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।